अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत यूज़फुल रहने वाला है बहुत से लोगों के लिए। और जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है आज के टॉपिक की, आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो देख भी सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो जनाब, आजकल ना बहुत से लोग अपनी कंट्री से मूव आउट कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा भी रहे हैं। और जब बाहर जाने की बात आती है तो सिर्फ दो मुल्कों का नाम आजकल ना हाईलाइटेड है बड़ा, वो है एक कनाडा और दूसरा है आपका यूके। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब कनाडा और यूके की बात आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कौन सा मुल्क उनके लिए बेहतर है। जब पीआर की बात की जाती है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, जब एजुकेशन की बात की जाती है, जब वेदर की बात की जाती है, या फिर जब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाती है, तो कौन सा मुल्क उनके लिए एक्चुअली बेहतर रहेगा उनके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर 4 लोग यूके जा रहे हैं तो आप भी यूके जाएं, 4 लोग कनाडा जाना चाहते हैं तो आप भी कनाडा जाएं। हर एक के हालात मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और आज के व्लॉग में हम यही बात करेंगे, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे। और आई होप आज के व्लॉग के एंड में आपको पिक्चर बड़ी क्लियर हो जानी है कि आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। आपने बस करना ही है कि इस व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको अच्छा लगता है ये व्लॉग तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, बिना सब्सक्राइब किए ही सारे वीडियोस देखते हुए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बटन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, विच इज़ एजुकेशन। क्योंकि कहीं भी अगर हम मूव आउट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इंसान यही सोचता है कि यार हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और हमारे बच्चों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो द गुड थिंग इज कि एजुकेशन इज टोटली फ्री इन बोथ कंट्रीज, चाहे वो यूके हो चाहे वो कनाडा हो। अगर आप एज एन इमिग्रेंट जा रहे हैं या फिर एज ए स्टूडेंट भी जा रहे हैं, आपके बच्चे दोनों कंट्रीज में फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। अब अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन की, तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं दुनिया की। और यूके के अंदर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप बात करते हैं, चाहे एलएससी की बात करें, इंपीरियल कॉलेज लंदन की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में रिकग्नाइज की जाती हैं। इसके अलावा अगर मास्टर्स की बात की जाए तो यूके के अंदर मास्टर्स 1 साल का होता है और यूके 15 साल की एजुकेशन आपकी एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर आपने बीएस 3 साल का किया हुआ है तो भी यूके आपको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको मास्टर्स में एडमिशन दे देता है। यूके में अगर आप 1 साल की तालीम हासिल करते हैं तो आपको फिर 2 साल का पीएसडब्ल्यू ग्रांट किया जाता है। अब अगर बात कर ली जाए कनाडा की, तो कनाडा के अंदर 2 साल का मास्टर ऑफर किया जाता है। अगर आपने 1 साल की स्टडी की है तो आपको 1 साल का पीजीडब्ल्यूपी ऑफर किया जाएगा। अगर आपने 2 साल का मास्टर्स किया तो आपको 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी ऑफर किया जाएगा। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ, कनाडा के अंदर 15 ईयर्स एजुकेशन कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपने 16 ईयर्स किए हुए हैं, लाइक आपने बीएस किया हुआ है 4 ईयर्स का, तो ही आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। अब अगर कनाडा की यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज अच्छी जरूर है, लेकिन टॉप 10 लिस्ट में वर्ल्ड वाइड या टॉप 20 लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन टॉप 30 में जरूर उनकी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड है। और मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि लोकल जो बच्चे यहाँ पे होते हैं कनाडा में या फिर यूके में होते हैं, इनको ये एजुकेशन फ्री नहीं होती यूनिवर्सिटी की, ये भी फीस पे करते हैं। बस ये है कि इनकी फी कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। अलबत्ता अगर आप यूके में स्कॉटलैंड साइड पे रहते हैं तो स्कॉटलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी फ्री होती है तमाम लोकल बच्चों को। बाय द वे, लोकल से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि दोस्त हु हैव अ नेशनलिटी। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम दोनों कंट्रीज के अंदर टोटली फ्री है फॉर देयर नेशनलिटी होल्डर्स। लाइक यूके के अंदर भी हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है और कनाडा के अंदर भी फ्री है, पर डेंटल सर्विसेज के लिए दोनों कंट्रीज के अंदर आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। यूके के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप इमिग्रेंट हैं, आप IHS सरचार्ज पे करते हैं, देन यू कैन अवेल NHS सर्विसेज। अदरवाइज आप NHS की सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। और IHS का क्राइटेरिया ये होता है कि जिस वक्त आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको साथ ही अपनी IHS की फी भी सबमिट करवाना पड़ती है। ऑन द अदर हैंड इन कनाडा एज एन इमिग्रेंट और एज अ स्टूडेंट भी आप अपनी इंश्योरेंस पे करते हैं, देन आप इनकी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बट इन कनाडा डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस यू आर गोइंग टू, आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, फर्स्ट यू मूव टू द कंट्री देन यू अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस। लेकिन यूके के अंदर इसका बिल्कुल उलट है, अगर आप IHS पे नहीं करते तो आपका वीजा ही नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज सिटीजनशिप। यूके में नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको 5 साल यूके के अंदर लीगली रहना पड़ता है। उसके बाद आप ILR अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो आपको 5 से 7 साल के दरमियान का अरसा लग जाता है नेशनलिटी हासिल करते करते। अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के अंदर आपको नेशनलिटी 3 से 4 साल के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा कनाडा में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने कंट्री से ही बैठे बैठे PR अप्लाई करें, उसके बाद आप कनाडा जाएं, वहाँ पे 3-4 साल रहें, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो यूके का नेशनलिटी प्रोसेस है ना सिर्फ वो बहुत स्लो है,
टाइम टेकिंग है, इसके अलावा इंसान थक जाता है इस नेशनलिटी को हासिल करते करते। कनाडा का एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा कनाडा के अंदर पैदा होता है, रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेटस, कि आप इमिग्रेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है तो वो बाय बर्थ कनाडियन नेशनलिटी होल्डर होता है, उसको कनाडा का पासपोर्ट दिया जाता है। लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप इमिग्रेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपके बच्चे यूके में पैदा होते हैं तो आपके बच्चों का वही स्टेटस होता है जो आपका स्टेटस होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज़ हाउसिंग। अब अगर बात की जाए ना घरों की, तो यूके के अंदर सबको पता है, पूरी दुनिया में एक्चुअली यूके इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि यूके के अंदर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और बहुत ज़्यादा पुराने बने हुए होते हैं। एक ही बाथरूम होता है हर घर के अंदर। अलबत्ता अब ये ज़रूर हो रहा है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हाउसेज आ रहे हैं उनके अंदर 2 बाथरूम 3 बाथरूम दे दिए जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में 2 बाथरूम दिए जाते हैं। वो भी फुल नहीं होते, एक हाफ बाथरूम होता है और एक फुल बाथरूम होता है। लेकिन कनाडा के अंदर घर ह्यूज साइज होते हैं यूके के मुकाबले। मतलब यूके के 2 घर 3 घर मिलाएं तो कनाडा का 1 घर जाके बनता है। और क्योंकि कनाडा स्टिल अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है तो कनाडा में ज्यादातर आपको घर नए बने में मिलते हैं, लेकिन यूके के अंदर आपको ज्यादातर घर 100 साल पुराने 200 साल पुराने मिलते हैं। और अगर घरों के प्राइसेस की बात की जाए तो जिन पैसों में आपने 3 बेडरूम का डरबा लेना है यूके के अंदर, उसी प्राइस के अंदर आप बहुत बेहतरीन कनाडा में घर ले सकते हैं। जब घरों की बात चली रही है तो हम अपने अगले पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोसरीज की। ग्रोसरीज की जो प्राइस है वो यूके के अंदर एज कम्पेयर टू कनाडा थोड़ी सी सस्ती हैं, थोड़ी सी अफोर्डेबल है। लाइक अगर आप मिल्क की बात करते हैं, मिल्क की बॉटल यूके के अंदर अगर आप अजरा से बाय करते हैं जस्ट सपोज, तो 1 लीटर मिल्क मिल जाता है 1.20 पेंस का। और अगर आप बात करते हैं कनाडा में, आप जस्ट सपोज वॉलमार्ट से बाय करते हैं, वॉलमार्ट से आपको 1 लीटर मिल्क जो मिलता है वो मिलता है 3.48 कैनेडियन डॉलर का, विच इज अराउंड 2.04 पाउंड। सिमिलरली अगर आप एक्स की प्राइस की बात करते हैं तो यूके के अंदर चाहे आप अजरा से बाय करें, चाहे टेस्को से बाय करें, चाहे आप आल्डी से बाय करें, तो 1.99 पेंस के आपको 15 एग्स मिल जाते हैं, मतलब उसका पैक मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो 12 एग का भी जो पैक होता है वो आपको मिनिमम 3.78 कैनेडियन डॉलर का मिलता है, विच इज इन ब्रिटिश पाउंड 2.20 पेंस। सो ग्रोसरीज की प्राइस आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ना भी हो, लेकिन जब आप फैमिली के लिए शॉपिंग करते हैं तो फिर ये डिफरेंस ह्यूज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, तो यूके के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू कनाडा। यूके के अंदर किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको इजी टू एक्सेस द ट्रांसपोर्ट, चाहे आपके पास बसेज हैं, चाहे आपके पास ट्रेन्स हैं, ट्राम्स हैं। अगर आप कनाडा में चले जाते हैं तो कनाडा के बिग सिटीज में तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बट अगर आप स्मॉल सिटीज में चले जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप यूके की बात करते हैं और आप यूके के किसी भी सिटी में चले जाएं, आप बिना कार के रह सकते हैं, बिना कार के आपका गुजारा है। लेकिन कनाडा में इसके कंपैरेटिवली आपको कार की जरूरत पड़ती है, कार आपके लिए मस्ट नीड है अगर आप स्मॉल सिटीज में रह रहे हैं। सो अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं 2 बिग सिटीज लाइक लंदन वर्सेस टोरंटो, तो अगर लंदन के अंदर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं, 1 बेडरूम जो आपको कॉस्ट करता है वो आपको कॉस्ट करता है 2200 पाउंड से लेके अबव, मतलब हो सकता है 23, 24, 25 या फिर इसके आसपास ही हो सकता है आपको 2000 में भी मिल जाए। इट्स मोर अबाउट योर लक। अब अगर बात करते हैं कनाडा की, अगर आप टोरंटो सिटी सेंटर में रह रहे हैं, आपके पास या तो कॉन्डो है या फिर आपके पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 टू 2600 कैनेडियन डॉलर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज वेदर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके की वेदर की। देखिए यूके के बारे में सब जानते हैं कि यूके का दूसरा नाम है बारिशें। यूके में बारिशें बहुत रहती हैं, इट्स ऑलवेज वेट हियर, मतलब हर वक्त ही बारिश रहती है। आप कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं यहाँ की बारिश से, बिकॉज आप प्लान नहीं कर सकते घर से बाहर जाने का। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती। अगर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर भी जा रहा होता है तो रात के वक्त -4 -5 होता है इंग्लैंड साइड पे, और अगर आप स्कॉटलैंड साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे -8 तक चला जाता है अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप कनाडा की बात करते हो तो कनाडा का वेदर एक्सट्रीमली हार्श है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि आप अपने ही घर में स्टक हो जाते हैं सम टाइम। आई रिमेंबर लास्ट ईयर कैलगरी के अंदर -35 चल रहा था, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिविंग इन कैलगरी एंड शी टोल्ड मी कि यार पिछले 4 दिन से मैं घर में ही कैद हूं एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा वेदर कोल्ड था, इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर था। बाहर स्नो स्ट्रोम आया हुआ था उनके यहाँ। कनाडा के अंदर स्नोफॉल होना, हैवी स्नो स्ट्रोम आना या हैवी स्नोफॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ के लोग इस जिंदगी के आदी हैं। लेकिन समटाइम्स जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है जब आपके बाहर स्नो स्ट्रोम आया हुआ और आपके घर के आगे 5-5, 6-6 इंच बर्फ खड़ी हो। और ये एक ऐसा फैक्टर जो बहुत से लोग ना कंसिडर करते हैं जब वो कनाडा मूव करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं वेजेस की एंड एवरेज सैलरी की, कि यूके में और कनाडा में एवरेज सैलरी कितनी है लोगों की। यूके के अंदर जो मिनिमम वेज आपको ऑफर की जाती है अगर आप 23 साल या 23 साल से ऊपर हैं, वो है 10 पाउंड 42 पेंस। अगर आप कनाडा की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड कनाडा के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस और हर प्रोविंस के अंदर मिनिमम वेज का अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जस्ट सपोज अगर हम बात करते हैं ऑन्टारियो, तो ऑन्टारियो के अंदर जो मिनिमम वेज ऑफर की जाती है किसी भी एडल्ट को, वो है 16.55 कैनेडियन डॉलर्स। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की, कि यूके के अंदर एवरेज सैलरी क्या चल रही है और कनाडा के अंदर एवरेज सैलरी क्या चल रही है।
अगर हम यूके की बात करते हैं तो ONS ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया और उनके अकॉर्डिंगली यूके के अंदर एवरेज सैलरी जो इस वक्त चल रही है वो चल रही 35,464 पाउंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में एवरेज सैलरी 54,000 कैनेडियन डॉलर है एंड मोर डिपेंड्स ऑन कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं और किस जॉब में कितने सालों से काम करें। इवन टू बी ऑनेस्ट यही क्राइटेरिया यूके में एप्लीकेबल है। ये 35,000 इन्होंने लिखा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 30,000 पे काम करेंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 60,000 पे काम करेंगे। डिपेंड्स ऑन द फील्ड, डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड डिपेंड्स कि भाई वो कितने स्किलफुल हैं। एंड बाय द वे जो मैंने ये एवरेज बताया था सैलरीज का, ये मैंने एनुअल सैलरीज का एवरेज बताया था। जहां हमने सैलरीज की बात की तो वहां हम टैक्सेस की भी बात कर लेते हैं। देखें, अगर आप यूके के अंदर 32,000 पाउंड एनुअली अर्न कर रहे हैं तो जो आप टैक्स पे करते हैं इसके ऊपर वो आप पे करते हैं 6,215.80 पेंस, और जो आप एनुअली अमाउंट घर लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं 25,784.20 पेंस पर ईयर। और अगर आप सेम अमाउंट कनाडा में अर्न कर रहे हैं विच विल बी अराउंड 55,000 कैनेडियन डॉलर्स, तो आप जो टैक्स पे करते हैं इसके ऊपर वो पे करते हैं $15,100, और जो आप सैलरी घर लेके जाते हैं एनुअली वो लेके जाते हैं $39,900 कैनेडियन डॉलर्स। अच्छा, टैक्सेस से मुझे एक और बात याद आई है कि आप जब यूके में कोई चीज़ बाय करते हैं ना तो आपको उसके अंदर वेट इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर आप चीज़ कोई कनाडा के अंदर बाय करते हैं तो कनाडा में जस्ट सपोज आपने मिल्क बाय किया है, अब जो मिल्क की बॉटल की जो वैल्यू थी वो थी जस्ट सपोज $2 कैनेडियन डॉलर, लेकिन जब आप उसे काउंटर पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो PST एंड GST इंक्लूड करते हैं विच इज प्रोविंशियल टैक्स एंड सर्विसेज एंड गुड टैक्स, और ये पहले से वो बात हम मेंशन नहीं करते, तो आपकी प्राइस टोटली चेंज हो जाती है। डिपेंड आप किस प्रोविंस में रहते हैं तो प्रोविंस के टैक्स उस हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सैलरी वगैरह का टैक्स है वो मोर और लेस एक जैसी है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की विच इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखें, जॉब अपॉर्चुनिटीज यूके के अंदर भी बहुत है और कनाडा के अंदर भी बहुत है, लेकिन यूके के एम्प्लॉयर और कनाडा के एम्प्लॉयर में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है कि यूके के एम्प्लॉयर अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं भी है, यू आर स्किलफुल, यू आर एजुकेटेड, यू आर नॉलेजेबल, वो आपको फेयर चांस देते हैं। लेकिन कनाडा के एम्प्लॉयर अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो सम टाइम दे डोंट गिव यू फेयर चांस, बट स्टिल कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज यूके के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि कनाडा स्टिल डेवलपिंग स्टेजेस में जा रहा है, स्टेजेस में है। आई मीन वहाँ पे चाहे फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स हो, चाहे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स हो, चाहे वहाँ पर आपके पास IT से रिलेटेड जॉब्स हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब्स हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इस वक्त। यूके के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ हेल्थ केयर सेक्टर की और IT की और हेल्थ केयर की, यूके के अंदर बहुत डिमांड और बहुत जॉब्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की विच इज सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स यूके के अंदर भी हैं और कनाडा के अंदर भी हैं, बिकॉज दीज बोथ आर द वेलफेयर कंट्रीज। चाहे आप यूके में रहते हो या आप कनाडा में रहते हो, अगर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी मसला मसाइल आपके साथ है, तो गवर्नमेंट आपकी बैक पे खड़ी होती है इन कंट्रीज के अंदर। गवर्नमेंट आपको बहुत से बेनिफिट्स देती है इन दोनों कंट्रीज के अंदर। इनमें से कुछ मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। लाइक हाउसिंग आपके पास बेनिफिट होता है, लो इनकम सपोर्ट बेनिफिट होता है, सीनियर सिटीजन बेनिफिट होता है, चाइल्ड केयर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, आपके पास डिसेबिलिटी अलाउंस होता है, आपके पास रीजनल एड होता है, पेंशन होती है, ये बेनिफिट और इस जैसे बहुत सारे बेनिफिट आपको ना दोनों गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं अगर खुदा न खास्ता प्रॉब्लम में है। अब बात करते हैं हॉलीडेज की। यूके के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको 20 डेज टू 28 डेज इवन मोर डिपेंड्स ऑन आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं, आपको एनुअली पेड लीव्स दी जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी बैंक हॉलीडेज होती है तो आपकी भी हॉलीडे होती है वो। अगर आप कनाडा की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड कनाडा के अंदर आपको ऑफिशियली 10 to 14 डेज की मैक्सिमम पेड हॉलीडेज मिलती है एनुअली। उसके अलावा आपको कोई हॉलीडे नहीं मिलती, क्योंकि इतनी कम हॉलीडेज होती है तो आप अच्छी तरह से अपनी वेकेशंस प्लान नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर आपने बैक होम जाना तो इंसान इतनी दूर से जाए और सिर्फ 10 दिन के लिए जाए तो सेंस नहीं बनता। इंसान को होता है यार हॉलीडेज लंबी हो ताकि इंसान अच्छी तरह से वेकेशन मनाकर आए। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की विच इज प्रॉक्सिमिटी। देखिए, आप किसी भी कंट्री में मूव करें, आप ये बात हमेशा कंसिडर करते हैं कि यार खुदा न खासा इमरजेंसी में अगर हम अपने बैक होम जा रहे हैं तो कितने घंटे की फ्लाइट हमें पड़ सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब कहाँ कौन सी जगह पर आपकी ज़रूरत पड़ जाए। अब अगर बात करते हैं ना यूके वर्सेस कनाडा, देखिए यूके जो ना सेंट्रली लोकेटेड, यूके यूरोप से भी बहुत करीब है, यूके एमिरेट्स स्टेट से भी बहुत करीब है, यूके एशिया से भी बहुत करीब है, जबकि कनाडा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। जस्ट सपोज अगर आप बात करते हैं आपने मैनचेस्टर टू लाहौर जाना है तो एवरी ड्यूरेशन जो फ्लाइट का आपको पड़ता है वो 12 घंटे से लेकर 14-15 घंटे के दरमियान पड़ जाता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 12 घंटे का है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मॉन्ट्रियल टू अब लाहौर की, तो जो आपकी शॉर्टेस्ट फ्लाइट भी आपको पड़ती है ना वो आपको 19 घंटे की पड़ती है, और मैक्सिमम तो बहुत मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जो आइडियली लोग पिक कर रहे होते हैं वो 24 घंटे की फ्लाइट होती है। और ये 24 घंटे की फ्लाइट आपको मैं बता रही हूँ, ये वो होती है जो एवरेज टिकट प्राइस में आती है आपको। आप चीपेस्ट की बात करें, जब चीपेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ तो 34 घंटे 35 घंटे का आपका ना ड्यूरेशन होता है फ्लाइट का। एंड जनाब, दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड कनाडा।
आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। बाकी जनाब इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।